अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब, क्या हाल है सर? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। और आप सबको भी और आपके देखने वालों को भी और आपके सारे देखने वालों को क्रिसमस की भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने ऑडियंस को कहूँगा कि अगर आप siyaset.pk को, हमारे इस काम को सपोर्ट करना चाहें, तो हर यूट्यूब पर हर हर वीडियो के नीचे आपको ज्वाइन का बटन नज़र आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सर, सोराब बरकत साहब को आज 29 दिन हो गए हैं, एक महीना होने वाला है। जी, एक महीना और हो रहा है। और अभी समझ नहीं आ रही कि अब ये चीज़ें किस तरफ जाएंगी, क्योंकि हम्म। अदालतों का तो आपको पता ही चल ही गया है कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में। फिर वो तो उन्होंने एक एग्जाम्पल बनाना होता है, एक मैसेज लोगों को देना होता है कि भाई हम यही करेंगे और यही कर रहे हैं और यही करते रहेंगे, जो भी तैयार है भुगतने के लिए फिर आ जाए। हम्म। तो लोग फिर भी लोग तो कोई डर नहीं रहा, कोई घबरा नहीं रहा और लोग लगे हुए हैं। और सौराब ने जिस तरीके से ये 29 दिन गुजारे हैं, जबरदस्त सलाम है उनको। और जब ये निकल के आएंगे तो इनका कद 4 गुना ज्यादा बड़ा होगा। बिल्कुल सर, ऐसे लोगों का कौम के ऊपर एहसान है। इमरान रियाज खान साहब, जिन्होंने इतनी बिल्कुल। सख्तियां काटी हैं और काट रहे हैं, यानी कि मुल्क में रहते हुए इस तरह आवाज उठाना जो है वो हर एक किसी के बस की बात नहीं। मेजोरिटी लोग तो बिल्कुल चुप नहीं होकर बैठ होता। जाते हैं या फिर दूसरी साइड पे जाके मिल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आजकल तो खैर मुल्क से बाहर भी जो इन्होंने हरकतें शुरू की हुई हैं वो भी खतरनाक है, लेकिन ये है कि फिर भी मुल्क से बाहर ज्यादा आसान है। ये लोग तो बैठ के सामने फेस करके रोज उनको देखते हैं और उनके सामने आंखों में आंखें डाल के फिर खड़े होते हैं, तो ये बड़ी जबरदस्त बात बिल्कुल सर, क्विकली आज का बता दूं मैं आपको। एक तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि एहसन इकबाल साहब की एक बड़ी ही अजीबो-गरीब किस्म की वीडियो मंजर आम के है। ऊपर आई है। ठीक जी है, हाँ, वो जी हाँ, जी डिस्कस हाँ। करेंगे हम। उसके बाद फिर शहजाद अकबर साहब ने ऑब्वियसली आज अपना व्लॉग वगैरह भी किया है, उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो है इस वक्त रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन जो है उसके हवाले से बात करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अरे, आपको पता है कि इन्होंने पुलिस को इजाज़त दी हुई है कि भाई कत्ल करो, जो मर्जी करो, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं। अब तक की जो है ना अनऑफिशियल जो रिपोर्ट्स है ना, उनके मुताबिक तकरीबन 2200 लोगों का कत्ल कर चुके हैं ये। ठीक ओ है। बिल्कुल। वो तो ये जो आईजी साहब है पंजाब के, ये तो मेरा ख्याल है अब एक्सपर्ट हो गए एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में। ये तो सबको पीछे छोड़ गए ये। जो पुराना जमाना था, पुराना जो दौर था शहबाज शरीफ साहब का, जिसमें मशहूर था कि जी ये पुलिस वाले मार देते हैं, ये इनके मरियम साहब के जमाने में तो उन्होंने सबको आगे छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी बस मारो, कोई फिक्र नहीं है, भड़काई जाओ बस, सर, चली जब जाओ। आप ये वाली जब सिचुएशन हो जाती है ना, जब आप अदालतों को बीच में से खत्म कर देते, अदालतें तो वैसे ही खत्म कर दी माशाल्लाह हमारे ऐसे चीफ साहब खत्म ने। है यार। अब तो फिर उसके बाद फिर क्या सिचुएशन होती है, जब आपने आप पुलिस को खुला हाथ दे दिया है। पुलिस हमारी पहले ही माशाल्लाह से पंजाब की तो नोन है ना कि दुनिया की करप्ट तरीन पुलिस है, उसको आपने हम्म, खुला आम दे दिया है। तो अब जो खबरें आ रही हैं, मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूंगा, वो ये है कि उन्होंने भत्ता भी लेना शुरू कर दिया है। और भत्ता भी आम लोगों से नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर से भत्ता लेना स्टार्ट कर दिया है। जी जी। वो तो जिसको नजर आएगा कि जी कोई पैसे वैसे बना रहा है, उन्होंने कहा जी ले आओ हमारा हिस्सा बस। हम तो बड़े बड़े गुंडे बदमाश तो यहाँ के हम हैं। सर, बिल्कुल। शहजाद अकबर साहब से स्टार्ट जी करते जी। हैं। अ, मैं उनकी जो है ना, उन्होंने ऑब्वियसली इसके ऊपर पूरा व्लॉग किया है आज बहुत डिटेल का, लेकिन मैं उनकी जो लमसम है ना खुलासा आपके सामने रख जी देता जी। हूँ, फिर इसके ऊपर आगे बात करते हैं। तो उन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया है ना, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बाकी की डिटेल्स तो हमने कल भी रख दी थी सामने। वो कहते हैं कि मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ। अगर किसी को मेरे ख्यालात, सियासी तबसरे या हत्ता कि मेरी शक्ल भी पसंद नहीं, तो ऐसे बुज़दिलाना इक़दामात मुझे खामोश करने के बजाय मेरे अज़्म को मज़ीद मजबूत करेंगे। तशद्दुद मुझे डराएगा नहीं, ना ही सच बोलने से रोक सकेगा। मैं पाकिस्तान में बदउनवानी, इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियों और जमहूरी इक़्तिदार के ज़वाल को बेनकाब करता हूँ। सर, इनका मैंने भी व्लॉग क्विकली मैंने देखा है, और जो है उनका, मुझे ऐसा फील हुआ है कि शहजाद अकबर साहब बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं इस वक्त, जब से ये उनके जी, साथ वाक़या हुआ है। बिल्कुल। मैंने भी देखा था उनके बोलने में भी और उनके चेहरे पे भी काफी मतलब स्वेलिंग थी और बड़ी मुश्किल से वो बोल रहे थे। जाहिर है कि इतने बड़े जब आप नॉर्मल आदमी, यार वो कोई पहलवान तो नहीं है कि जी रोज ये लड़ाइयाँ कुश्ती करते हो। कोई एक मुक्का मार दे तो आदमी लेट जाता है 10 दिन के लिए। तो ये तो एक इतना बड़ा हमला उन पे किया, बच गए और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, शुक्र करें। मगर उनकी हिम्मत तो बस सलाम है उनको। बिल्कुल खड़े हैं वो, दोबारा आके खड़े हुए, एक दिन भी नहीं लगाया उन्होंने। सर, यही उनकी कमाल नाक है। की हड्डी जो है वो टूटी हुई थी, और बिल्कुल। आपको लग भी रहा था कि उनसे बात करने में उनको बड़ी मुश्किल मुश्किल हो पेश रही आ है। रही थी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात उन्होंने की है, जो मैंने नोटिस की है, उन्होंने कहा कि वो लड़का जो था ना, सफ़ेद फार्म था,
लेकिन उसने मेरा जिस तरीके से नाम लिया है ना, वो बिल्कुल प्रॉपरली प्रोनाउंस करके उसने मेरा नाम लिया है। तैयार और होके आया हाँ, था। यानी कि जो ज्यादातर लोग हैं ना बाहर के गोरे जो होते हैं, वो आपका नाम बड़े नहीं ले अजीबोगरीब सकते। तरीके से हम्म। प्रोनाउंस करते हैं, तो कहते हैं कि उसने बड़ा ही परफेक्टली उसने प्रोनाउंस किया था। तो अब ये भी हो सकता है कि हमारे भी बहुत पाकिस्तानी जो होते हैं वो देखने में तो गोरे लगते हैं, लेकिन अरे कोई भी हो सकता है, किस कहीं का भी हो सकता है, वो तो आजकल को पता नहीं चलता, लेकिन ये कि अगर आवाज उसकी और बोलने का तरीका जो है ना, उससे ज्यादा पता लग जाता है आदमी कि कहाँ का है ये, तो ये हम्म। बात सही की उन्होंने। सर कल जो था ना, एक शहजाद अकबर साहब की एक पिक्चर सर्कुलेट कर रही थी, आपने देखी होगी। अच्छा, वो वो मैंने जो देखते ही मुझे पता चल गया था वो जो है ना फेक है, क्योंकि होता AI, ये है कि हमारे लड़कों ने, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप के अंदर ना, जो लड़के काम करते हैं साथ मेरे, तो वो फौरन शेयर करते हैं इस तरह का कंटेंट, कि सर ये लगाना अलाउड है या नहीं अलाउड है, क्योंकि हमने मेक श्योर करना होता है कि ऑथेंटिसिटी और प्रॉपर हो। तो उन्होंने मैंने मैंने उसको देख के ही मुझे अंदाजा हो गया था, क्योंकि सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर बैठे होते हैं कि जाली है या असली है। तो अच्छा, और फिर दूसरी चीज, वो मुझे उसके ऊपर डाउट किस वजह से हुआ, ये इस्टेब्लिशमेंट के एक सहाफ़ी हैं, उनका नाम है जाहिद गिशकोरी साहब। जी जी, घुसखोरी साहब सुना हुआ है। गिशकोरी साहब जो है ना, कोई भी इन्होंने आजकल पैगाम देना होता है, इवन दो कि इनकी रीच वगैरह नहीं है, लेकिन लोग जो मैटर करते हैं ना, लोग वो उनको फॉलो कर रहे होते हैं। तो उन्होंने फौरन वो जो है ना तस्वीर शेयर करके लिखा, क्या हो बड़ा अफसोस हुआ। और फिर उसके बाद साथ ही जो है वो जो रावी है उस अयूब, अरे हसन अयूब ने भी राइट वे शेयर कर दी। तो मुझे उस वक्त हो गया कि ये ऑब्वियसली लोगों को डराने के लिए इन्होंने की है। असल में जो है राइट। आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली उनके नाक के ऊपर सोजन है और उनके चेहरे के ऊपर सोजन है, मुंह के बिल्कुल। ऊपर है। और फिर एक और उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि उसने मुझे कहीं पे भी नहीं हिट किया, उसने मुझे सिर्फ मुंह के ऊपर मारा है मेरा, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल हाँ, टारगेट यही बनाकर है। आया सही हुआ था। सही। हम्म। तो बहरहाल नहीं नहीं, एनीवे। मैंने तो शायद कल भी कहा था, और ये बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि वो उसके पास इतना मौका था, अगर वो इनको गोली मारना चाहता या छुरा मारना चाहता तो वो भी मार के तो चला जाता। और बिल्कुल ये पॉसिबल था, अगर ज्यादा वो उनको नुकसान पहुंचाना चाहता तो वो हो सकता था, लेकिन टारगेट करने के लिए आया था कि जी मैं इतना इनको नुकसान पहुंचाऊंगा और बस। तो वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक करके गया। और इस इंसिडेंट से एक दिन पहले उन्होंने आसिम मुनीर का नाम लेकर जो है ना, उन्होंने इनके ऊपर क्रिटिसाइज किया था। और फिर आसिम मुनीर साहब की ये भी आज पिक्चर सर्कुलेट कर रही थी कि उन्होंने कितनी थिक किस्म की, इवन देखे ऑफिशियल जलसों में और इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद उन्होंने, नजर आ रही है। हाँ, बुलेट पहनी भी होती है। बुलेट अब देखे ना कि प्रूफ। हर बंदा नहीं पहनता ये। आर्मी ऑफिसर्स जो होते हैं वो अब जब अपने लोगों के साथ होते हैं, इतनी सिक्योरिटी होती है, वो नहीं पहनते, लेकिन आसिम मुनीर साहब को ऐसा लग रहा है कि आजकल किसी के ऊपर भी एतबार नहीं है। अरे वो तो आपने सुना है कि जो गार्ड्स होते हैं उनके पिस्तौलों में गोलियां नहीं होती भाई, पता नहीं क्या तरकीब उन्होंने निकाली है। हम्म। सर ये मुझे, यही है। मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा था कि जावेद चौधरी जैसे जो लोग हैं, जब ये कुछ इस तरह के बयान देते हैं, जैसे उन्होंने आज ये इनके बारे में बयान दिया है, कहते हैं फर्ज करें अगर शहजाद अकबर पर फौज ने हमला करवाया है तो मुझे फौज की सलाहियतों पर बहुत अफसोस हुआ। ये कैसा हमला अच्छा है कि जिसके अंदर सिर्फ एक नाक और जबड़ा टूटा? मुझे नहीं लगता अच्छा फौज अच्छा। ने ये काम किया है। शहजाद अकबर के अपने बहुत पंगे होंगे, कोई ना कोई बंदा आकर टकर गया होगा। अरे यार, ये इस तरह की बातें करते रहते हैं ये। देखें, इस फौज का और इस ISI का जो 3 साल से अगर आप इनके पैटर्न को स्टडी करें ना, हम्म। ये बड़े कैलकुलेटेड तरीके से हर चीज को बाकायदा मेजर करके कैलकुलेट करके और फिर उसके मुताबिक चलते हैं। कहाँ इन्होंने कौन सा बयानिया फैलाना है, कौन से टारगेट करना है मीडिया को, किसको रोकना है, किसको पकड़ना है, किसको कितने दिन रखना है, सारा कुछ ये कैलकुलेटेड चीजें करते हैं ये। और ये बड़ी साइकोलॉजिकल साई ऑफ, जिसे वॉर ऑफ नर्व जिसे कहते हैं ना, वो ये बहुत जबरदस्त इन्होंने बड़ी कैलकुलेट करके की है, इमरान खान के खिलाफ भी, PTI के खिलाफ भी, और सबके खिलाफ। तो ये एक इनको आप क्रेडिट देंगे कि जी इन्होंने जो अपने मकासद थे वो पूरे किए हैं, और जितना डैमेज उनको करना चाहिए था उतना किया है, जब नहीं करना चाहिए था वो छोड़ दिया उन्होंने, ये भी है इन्होंने। ये अब जावेद चौधरी साहब के तो पता नहीं आजकल उनके मशागिल जो है वो पता नहीं कुछ माजून वाजून बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, और भी बहुत सारी चीजों में वो फंस गए। तो अब उनकी इंफॉर्मेशन होगी मुझे, इनसे मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं है इनका।
बहरहाल, लेकिन कहने का बाहर मतलब है कि यानी कि आपने जब कोई इस तरह की स्टेटमेंट देनी होती है ना, तो आप कोई ऐसी बात करते हैं कि लोगों को कन्विंस करें या उनको कोई प्रॉपर रीजनिंग दें कि यार, ताकि उनको कंफ्यूज किया जा सकता है। ये जी इस जी तरह की स्टेटमेंटें देते हैं और इनको सिर्फ आप, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ शाहीन साहब, आपको कभी भी इनकी सपोर्ट में कोई कमेंट नजर नहीं आता। इनको सिर्फ गालियां पड़ती हैं और पता नहीं क्या क्या लोगों ने इनके जेदा खच्चर पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए सोशल मीडिया के ऊपर। चले इनको छोड़ दे यार। जब मैंने ARY ज्वाइन किया था 2007 में, ये मेरे पास तशरीफ लाए थे कि जी मुझे आप प्रोग्राम दे दें, वो होस्ट करने के लिए। हम्म। मैंने कहा यार मैं तो अभी नया नया आया हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ आपको। आप जरा तशरीफ ले जाएं, फिर जब बाद में देखेंगे, जब आपका कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी तो फिर वो कभी भी नहीं मिली। पर ये कि उनको फिर कोई नौकरी वोकरी मिल गई और भी, तो अब वो बड़े, अब तो बड़े गुरु हो गए ना, अब तो सीनियर। हर 6 महीने के बाद हर आदमी मीडिया में आके जो है ना वो सीनियर हो जाता है। हम्म। सीनियर एनालिस्ट, सीनियर तजियाकार, सीनियर जर्नलिस्ट। खैर हम तो सीनियर भी कहना नहीं चाहते, लेकिन बहरहाल सीनियर 6 महीने बाद सब सीनियर होते हैं, जूनियर सर कोई नहीं होता। सर, मुझे मुझे याद आया कि मैं जब यहाँ पे, ये 2021 की बात है, जब मैं इधर वापस आया हूँ ना कनाडा, तो उस वक्त मुझे जावेद चौधरी साहब इस्लामाबाद में घूमते फिरते हुए नजर आए। और जो गाड़ी वो चला रहे थे ना, वो तकरीबन 2 लाख कनेडियन डॉलर की, कनाडा के अंदर है वो गाड़ी। ठीक है। ओहो। और ओहो। आपको पता है कि फिर पाकिस्तान में उसके ऊपर 200-300% जो है वो आपके ऊपर जी। वो टैक्सेस भी लग जाते हैं। तो 2 लाख की गाड़ी है, तो वो बन गए आपके कोई 4 करोड़ तो वैसे ही बन गए अगर आप सिर्फ और कन्वर्जन दस करते हैं। करोड़ की गाड़ी फिर होगी उसके बाद बिल्कुल। वो 10 करोड़, 10-11 करोड़ की गाड़ी में बैठे हुए जा रहे होते थे। तो वो 10 करोड़ की गाड़ी में बैठा हुआ जो एक बंदा, जर्नलिस्ट, कि किस तरह कमा सकता है, आपको तो पता ही होगा इन चीज़ों के बारे में। कई कई जर्नलिस्टों का तो मैंने सुना है, जो जो जियो वियो पे करते हैं, उन्होंने फरारीज रखी हुई हैं और पता नहीं क्या पोर्शेज रखी हुई हैं, और क्या बड़ा वो शो ऑफ भी करते हैं कि जी ये मेरी गाड़ी है। पर करना चाहिए, पैसे अगर कमा रहे हैं वो हलाल के कमा रहे हैं तो अच्छी बात है। ना जी, सबको पता है कैसे कमा रहे हैं सर। एनीवेज, अच्छा, एक आज एक बड़ा एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ है कि ये एहसन इकबाल साहब प्रोग्राम कर रहे थे वसीम बदामी जी। के साथ। और इत्तेफाक से मैं वो प्रोग्राम उनका उसी वक्त देख रहा था। अच्छा, आप लाइव देख रहे थे? मैं उसी वक्त मैंने उठा था सो के, सुबह 8, 8:30 बजे या 9 बजे। तो वो उनका प्रोग्राम लगा हुआ था, तो मैं देख रहा था। अचानक वो देखा मैंने कि एक हंगामा हुआ और उनका बस करो, और बंद हो गया उनका प्रोग्राम। बंद और करो इसे, वसीम, ये आवाज आई है, बंद बंद करो इसे। करो, लाइव बंद प्रोग्राम करो। के दौरान वफाकी वजीर एहसन इकबाल से और किसी ने जबरदस्ती वीडियो बंद करवा दी। हाँ जी, और जो मुझे तो खैर समझ नहीं आई कि हुआ क्या, लेकिन बादामी साहब ने जो ड्रामा किया ना, वो उससे बड़ा सेंसेशन फैला। उन्होंने एकदम एकदम हक्का बक्का होकर उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये प्रोग्राम कैसे बंद हो गया, क्या पता करें भाई, ठीक है खैरियत है, क्या हो गया। उन्होंने ये जो 2-3 कलमे निकाले ना, और फिर उन्होंने कहा कि जी मैं बस अभी ब्रेक ले रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, तक पता करता हम्म। हूँ। तो वहां से फिर वो मैंने 5 मिनट बाद मैंने एक ट्वीट कर दिया। मैंने कहा यार ये दोबारा आप चलाएं जरा इसको, कि नजर आए लोगों को क्या है, और देखें। तो बस फिर वो चला तो चल पड़ा। वसीम और बदामी साहब तो वो तो इन चीज़ों का वेट कर रहे होते हैं कि कोई इनको इस तरह की चीज़ मिले। तो फिर उसके थोड़ी देर के बाद वो वापस आए हैं और आप उनकी चेहरा देख सकते हैं, ये एग्जैक्टली जी। स्क्रीनशॉट लगाया हुआ हमारे लड़कों ने। वो बहुत परेशान थे और जो है ना, और उन्होंने कहा ऑल इज वेल। और वो कहते हैं ऑल कि इज वो वेल। बस कोई, हाँ, और उन्होंने कोई बात नहीं की इसके ऊपर। मैं चाहता हूँ हम इसका ये क्लिप देख लें एक दफा, शाहीन साहब, दोबारा, क्या ख्याल है? छोटा सा ही जी क्लिप दिखाए, बिल्कुल दिखाए दिखाए। ये ऑल इज वेल तो थ्री इडियट्स का मशहूर है ना, ऑल इज वेल। है। पीटीआई ने क्या फैसला किया है? उनकी हमशीरा साहबा एक बयान देती हैं, उनके पार्टी के तर्जुमान कोई और दूसरा बयान देते हैं, उनके पार्लिमानी ग्रुप कोई तीसरा बयान देते हैं। तो इस तरह तो शायद ये नहीं चल सर सकता। वही तो कह रहा हूँ, वो भी तो आप तो पर ही बंद करो तनकीद इसे। करते हैं कि गवर्नमेंट का भी बंद कोई। करो। ये मैंने देखा था। कोई मुझे नहीं मालूम, शायद आई डोंट नो। यानी कि इतनी बदतमीजी से किसी ने कहा है कि बंद करो। हाँ। तो अच्छा, ये, कुछ लोगों ने लिखा कि ये उनके बेटे की आवाज है। अब हमें नहीं पता कौन है ये सर कौन नहीं मुझे है। आप बताएं कि मैं तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, क्योंकि बाप बेटा अपने बाप के साथ इस तरह तो नहीं कर सकता कोई बेटा है। ऊंची आवाज में बात करना मुश्किल है लोगों, नहीं नहीं, मेजॉरिटी लाइव लोगों के टीवी लिए। पे वो जा रहे हैं और दुनिया सारी देख रही है, और इस तरह कोई उनको डांट के कहे यार, ये तो नहीं, ये तो कोई खास आदमी होगा, ये बेटा बेटा नहीं हो सकता। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं, जो कि ऑब्वियसली नून लीग की साइड के हैं, वो आपको नजर आएंगे कहते हुए। मिसाल के तौर पर अजमल जामी साहब का भी यही समझा जाता है कि वो भी उधर से ही हैं। अच्छा।
उन्होंने कहा कि कहते हैं कि वहाँ पे कोई बच्चे खेल रहे थे, घर में मेहमान आए हुए थे और बच्चों ने शोर मचाकर और इस तरह, लेकिन कौन बच्चा करता है इस तरह बात। अच्छा अच्छा, ये मतलब प्रोग्राम ही उनका उन्होंने ऐसी तैसी कर दी बच्चों की वजह यानी कि से। इनके पोते पोतियां होंगे ना इनके भी, मुझे बताएं कि कौन सा बच्चा इस तरह बात कर यार जब सकता आप है लाइव साथ। जाते हैं तो कम से कम कमरे को बंद ही कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं यार, यहाँ लगे यहाँ बच्चे नहीं है बड़े हैं, कहते हैं यार मैं जरा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बंद करते हैं इसको थोड़ी देर। तो ये इस तरह तो नहीं होता कि बच्चे भी फिर रहे हैं और आप अपनी रिकॉर्डिंग लाइव पे जा रहे हैं। अच्छा। अच्छा, अब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये जो है ना, उनके बेटे ने शायद किया है। तो उनके बेटे के बाद से फिर ये वाला जो है ना क्लिप सर्कुलेट सोशल मीडिया पे वायरल हो गया जरा। अच्छा। ये चंद सेकंड का देख लेते हैं। कैमरा बंद कर दे। ਕਿਉਂ ਕੰਦ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਠਾਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਠਾਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਤੂੰ कैमरा बंद ਮੈਂ कर दे। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ अखन आने में अगर हम खेती कर रहे ਤੇ हैं ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ कुछ नहीं ले ਤੇ जाओ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਅੱਜ ਤੂੰ ਠਾਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਓਏ ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਹੋ ਤੂੰ मैं 15 बहरहाल एक बड़ी अनयूजुअल किस्म की सिचुएशन थी है। अच्छा, मैंने उसके बाद देखा तो कुछ लोगों ने ग्रॉक से तस्वीरें बनवाई हुई थी अच्छा। और वो गन लेके खड़े हुए हैं और उसमें नाम भी लिखा हुआ था। एक एजेंसी का नाम लिखा था, मैंने कहा यार तो इसको तो नाम तो निकालो तो फिर अब देखते हैं इसको। क्योंकि सर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शायद वहां पे कोई कोई फौजी वगैरह पहुंचे हुए थे। चलें ये भी सारे सिनेरियो ना हो, लेकिन आई थिंक ये तो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सी बात है कि जिस तरीके से उनका बेटा उनसे बात करता है। सर बेटे ने की या जिसने भी की, असल बात यह है कि जी वो एक मिनिस्टर है, वो गवर्नमेंट में है, वो बाकायदा एक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर है, वो एक लाइव इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के बड़े चैनल पे बोल रहे हैं, और इस तरह का सीन अगर आप क्रिएट करेंगे, इसमें से अगर कोई और चीज उस वक्त। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि जी वो जो ARY का जो एक 10 सेकंड का और 15 सेकंड का जो वो स्टॉप अरेंजमेंट होता है वो किधर था, उसने क्यों नहीं रोका इसको। भारत पता नहीं था या नहीं था, या किधर तक उनको कोई इस बात का ख्याल नहीं होगा कि जी कोई ऐसा भी हो सकता है, तो वो उन्होंने नहीं लगाया होगा। लेकिन हम्म। अ, इस तरह के सीन अगर आप टीवी पे नहीं रोक सकते, ये चले जाएंगे, तो इसका तो मतलब है कोई जानबूझ के फिर ये फैला रहा है। बहरहाल ये उन्होंने इसके ऊपर कोई बात करने की जहमत नहीं की। लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं ये इर्द गिर्द के जो उनके जर्नलिस्ट हजरात हैं वही ये कह बात कह रहे लोग बात कर रहे हैं। अगर नहीं बताएंगे क्या हुआ, तो लोग तो फिर हर तरह की स्पेकुलेशन तो करेंगे ना। फिर ये मीडिया में तो हम्म। यही होता है, सोशल मीडिया तो आपको पता है कि जी आजाद तो फिर आजाद ही है वो तो। सर उसके बाद हम जो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, आपको ये याद होंगी खातून ये वो तो नहीं है जिन्होंने बड़ा बयान दिया था कि एक फौज नकवी की तरफ नकवी से। साहिबा जो पुलिस ऑफिसर हैं, वो अच्छा। आपको याद होगा कि वो TLP वाला जो इशू हुआ था जिसमें वो कोई बंदा खातून ने कोई अरबिक अल्फाज लिखे हुए थे कपड़ों के, उसके पीछे पड़ गया, तो फिर ये एकदम मंजर आम पर आई थी और फिर इनको बड़ा हीरो बनाकर पेश किया गया था सारी जी सूरत जी हाल में। जी। और फिर उसके बाद आसिम मुनी ने आशीर्वाद भी दिया था इनको बुला के। अच्छा, सही। फिर हुआ क्या कि ये आपको पता होगा कि डॉक्टर जैन अली, इनकी खबरें चल रही हैं काफ़ी दिनों से, और इसको इनिशियली हाईलाइट किया गया है सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसको हाईलाइट किया गया ना वो किया है शहबाज गिल साहब ने। उन्होंने जब अच्छा। इसके ऊपर बात की तो वो बहुत सर्कुलेट हुई सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये डॉक्टर अली जैन हैं, इनको इन्होंने ब्लैकमेल करके जो है ना इनसे 14 लाख रुपए निकलवाए। ओ। कहानी मैं सिंपल वर्ड्स में ये बता देता हूँ कि एक खातून अपनी आंखों का कोई इलाज इनके पास करवाने गई हैं, और थोड़े दिनों के बाद उन्होंने आके कह दिया कि इलाज ठीक नहीं हुआ है, तुम मेरे पैसे वापस करो वरना मैं पुलिस को पैसे बता दूंगी। वापस कर। और फिर ये खातून इन्वॉल्व हुई हैं, यही पुलिस वाली। ना सिर्फ इन्होंने इनसे पैसे निकलवाए हैं, बल्कि टोटल 14 लाख रुपए वापस लिए इनसे। 1 लाख का मेरे ख्याल में 1 या 1.5 लाख का इनका खर्चा हुआ था उस खातून का। बल्कि इनसे कहा है कि तुमने अब इनके जो है ना UK भेजने के तुमने पैसे भी देने हैं, वहाँ के इलाज के, वहाँ अच्छा। पे के ठहरने के, सारी चीज़ों के इनसे पैसे निकलवाएं। ठीक है। अब रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन आपको पता है, अदालतें काम नहीं कर रही हैं। जैसे जी जी हमारे साथ तो वो ये तो सिचुएशन यार। हो रही है ना। तो ये डॉक्टर अली जैन साहब ने भी उस वक्त सोचा कि यार अब ये तो इतनी हाईलाइट हुई हुई है बंदी और ये मुझे धमका रही है, तो मुझे चुप करके जो है ना पैसे दे देने चाहिए। चुप वाह। करके इन्होंने पैसे दे दिए। फिर जो है ना, अच्छा, और फिर इन्होंने जो है ना, मैं आई थिंक मैं ये पढ़ के सुना दूं आपको इनका जो कोर्ट है।
कहते हैं मुझे थाने बुलाया गया, वहां गया तो एएसपी शहर बानू नकवी वहां मौजूद थी। इन्होंने मेरे मौक़िफ़ सुना और कहा कि मरीज की नज़र तो 6/6 है, लेकिन चूंकि मरीज मुतमईन नहीं, लिहाजा आप कसूरवार हैं। इस मेडिकल बोर्ड ने, कोर्ट्स में डाला हुआ है, ने वहीं मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया। इन्होंने कहा आप स्क्रू करने के लिए, आपको स्क्रू करने के लिए हमारे पास 110 तरीके हैं। फिर मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया, मैंने गलती मान ली। शरीफ आदमी यही करेगा ना जब आप इस तरह की करेंगे। मतलब है कि डॉक्टर जो वहाँ काम कर रहे हैं वो भी बंद कर दे काम और ढूंढे बाहर नौकरी, भाई जाए। अब डॉक्टरों का कोई वहां पे कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं है कोई। यार हर चीज में अगर ये घुस जाएंगे, हर चीज में अगर ये बदमाशी और गुंडागर्दी करेंगे तो फिर अल्टीमेटली लोग भी फिर इसी लेवल पे आ जाएंगे। फिर कहेंगे अच्छा ये गुंडागर्दी है तो फिर गुंडागर्दी है, फिर वो भी बराबरी का ही हिसाब किताब शुरू कर देंगे और ये फिर बड़ा बुरा होगा फिर इनके लिए भी। तो ये जब शहबाज गिल साहब ने इसको हाईलाइट किया ना तो इनका हौसला बढ़ा, और फिर अब ये खुद पहले इन्होंने ये सीसीटीवी अपनी रिलीज की, और फिर उसके बाद बताया कि वो जो है ना मेरे वहां पे कोई लड़का काम करता था, उसको उठा के ले गए साथ पुलिस वाले। अच्छा, डॉक्टर आप साहब। इमेजिन करें, ये कोई चीजें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में हो सकती है कि कोई वारंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो बेचारा एक बंदा इसके पास काम करता है और उसको ब्लैक मेल करने के लिए उठा के ले गए। तो ये तो बस बदमाशी, मेरी बदमाशी है, खुली बदमाशी है। बस ऐलान ही करना है उन्होंने कि जी आज से बिल्कुल खत्म है, बदमाशी का दौर है। बस जो बड़ा बदमाश है वो कामयाब है। वो सर उसके जो बाद, सर ये जीते देखें, वो सिकंदर। पुलिस की जो आजकल जो नंबर 1 धमकी है ना किसी को भी, वो ये धमकी है तुम्हें पुलिस मुकाबले में मरवा देंगे। पहला अब तो कब उन्होंने काम यही शुरू कर दिया ना कि जी पहले तो मरवा दो अगर ज्यादा खतरनाक है, तो उसके बाद वरना पैसे शैसे खींचो और चलो। सर ये देखें, ये तो कोई इत्तफाकन कोई स्टोरीज बाहर आ जाती हैं, पता नहीं कितने लोगों को ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर करते हैं, और ये और लोग बोलते ही नहीं है यार, लोग डर के मारे पुलिस का नाम ही नहीं लेते, चुप कर जाते हैं। लोगों के बच्चों को, बहनों को, बेटियों को लोग रेप कर जाते हैं, वो चुप करके दबा देते हैं कि यार हमारी बदनामी होगी, उनका तो कुछ भी नहीं होना। अब ये कि क्विकली 2-3 कहानियां मैं आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं कि सीसीडी के का एक और कारनामा सुने। एक मोटरसाइकिल वाला अपना मोटरसाइकिल एक जानने वाले के भट्टे पर खड़ा करके इसे कहता है मैं आता हूं कुछ देर में। थोड़ी देर बाद सीसीडी स्क्वाड के साथ पहुंच जाती है कि मोटरसाइकिल चोरी का है, और अच्छा। भट्टे के मंशी को उठाकर ले जाती है। वो मंशी थाने जाकर इस मोटरसाइकिल वाले को कॉल करके बुलवाता है कि इनको बताओ कि ये तुम खड़ा करके गए थे और अपना मामला खुद क्लियर करो आकर। वो ताल्लुक के नाते आ जाता है कि ये कुछ दिन पहले मैंने अपने दोस्त से किस्तों पर लिया था, मुझे नहीं मालूम था कि चोरी का है, लेकिन सीसीडी वाले दोनों को रिहा करने से इनकार करते हुए पुलिस मुकाबले की धमकी देते हैं। कुछ देर में भट्टे और मुंशी के मालकान वहां पहुंचते हैं तो एसएचओ अपने डीएसपी से कॉल पर बात करवाकर 1 लाख तलब करता है। मुंशी को छोड़ने के मजबूरन मालकान दे देते हैं, उन्हें पैसे दे देते हैं। इसके बाद एसएचओ अपना 20,000 अलग लेता है, फिर इसके बाद हवालदार मिठाई के नाम पर 3,000 अलग लेता है। यूं 12,03,000 में एक बेगुनाह की रिहाई मिलती है। ये मरियम आगे गाली दीवी का क्राइम खत्म करने का स्क्वाड है। उसके बाद फिर एक और इंटरेस्टिंग, आप सुने ये बात जरा। अब ये एक ही फैमिली का है। कहते हैं कि सीसीडी ने मां के बेगुनाह 3 बेटे और 2 दामाद मार डाले, लाशें दूसरे शहरों में दफन कर दी। एक ही फैमिली के 5 लोगों को पुलिस मुकाबले के अंदर कत्ल किया गया है। 3 भाई और 2 दामाद। क्या खानदान के अंदर रह गया होगा। वाह वाह। और कोई बच गया होगा तो उसका क्या हालात होंगे, पता नहीं क्या होगा। सर उसके माफ बाद करें। आपको पता है कि आजकल मौलाना हजरात जो हैं वो इस्तिस्ना के जी हाँ। हवाले से बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं आसिफ जरदारी को और चीफ साहब को। चीफ साहब को तो नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर आसिफ जरदारी को कर रहे हैं। बहरहाल उनके, आपको पता है कि काला काला चैनल एक एग्जिस्ट करता है डिजिटल मीडिया के ऊपर, आपने सुना है उसका नाम काला चैनल, आजाद आजाद टीवी के नाम से। अच्छा, आजाद तो सुना है। हाँ, वो फौजियों का है शायद, मैंने सुना कि। जी जी जी, ये हाँ हाँ। ये भाई उसके पीछे हैं। आजाद डिजिटल को लॉन्च किया गया था कि भाई ये जो अच्छा, सोशल मीडिया है ना, ये siyaset.pk और इस तरह के 2-4 जो चैनल हैं, इनको हमने उनको खत्म बड़ा। कर देना है, हमने खत्म कर देना है। तो वो लॉन्च किया गया था, जो कि अब ऑलरेडी खुद ही खत्म हो चुके हैं माशाल्लाह से। तो अच्छा। अब ये जो इस्तिस्ना दी गई है ना चीफ साहब को, उसके लिए दलील लेके आए हैं। अच्छा, तो मेरे ख्याल में हम उनकी दलील सुन लें कि क्या कहते हैं। नहीं सुना है। आजकल ताहयात और इस्तिस्ना के चर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बड़ी बड़ी महफिलें सजाई जाती हैं और इसमें इस्तिस्ना और बहुत सी चीजों पर इस्लामिक बहस की जाती है।
शोर ऐसे मचा हुआ है कि अकलो खुद के मैन्युफैक्चर मार्केट में आ गए हैं। ऐसे नाबगे भी मार्केट में माइक थामे खड़े हैं जिनकी क़यादत खुद तो ताहयात नहीं मगर नस्ल दर नस्ल अपने खानदान के लिए इस्तस्नाई तरामीम करवा चुके हैं। कहीं भुट्टो का नवासा है तो कहीं मुफ्ती महमूद का पोता, कहीं आसवा जरदारी जैसी बाबा की लाडली तो कहीं मरियम सी मियाँ साहब की गुड़िया। सब अपने अपने लाडले लाडलियाँ ताहयात ता क़यामत ता नस्ल इस्तस्ना लेकर हुक्मरानी कर रहे हैं। यहाँ ताज सिर्फ खानदानों के सर पर होता है। पाकिस्तान में सियासी जमातों का तो पूछना ही फजूल है, लेकिन मजहबी हल्के और इनके मदारिस भी किसी से मख्फी नहीं। दादा मोतमिम बने तो पोते का पोता ही इस मदरसे का मोतमिम होगा। शेखुल हदीस अल्लामा तफ्ताजानी ही क्यों ना हो, वो बेचारा सारी जिंदगी मदरसे का मोतमिम नहीं बन सकेगा। वो चंद रुपयों के बस ताहयात रगड़ा ही खाता रहेगा। सफदर अब्बासी हो या लामा शिरानी, ख्वाजा साद से नजरियाती और कुर्बानी वाले वर्कर हों या मरहूम जुबैर खान जैसे कारकुन, वो कभी अलीमा खान, बुशरा बीबी, जुनैद सफदर या असद व अज़्ज़त तक नहीं पहुंच सकते। कारकुन सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे के लिए होता है। ठटरती सर्दी और चिलचिलाती धूप में रगड़ा खाने के लिए सिर्फ कारकुन पैदा किए जाते हैं। ये जो बिला मुकाबला अमीर और चेयरमैन मुकर्रर होते हैं, सबसे इस्तस्नाई घाट से पानी पीते हैं। ये बात कोई नई नहीं, आज भी मुस्लिम ममालिक में खुशहाल रियासतें वही हैं जिनमें हुक्मरानों को इस्तस्ना हासिल है। देखें इस्लामी तारीख में भी ताज और इस्तस्ना सिप्पा सलारों के लिए ताहयात होता रहा है। यही असूल मुसलमानों की हुकूमत की बुनियाद रहा, यही तालीमात हैं जिस पर हमेशा अमल हुआ और आज के दौर में भी चाहे फील्ड मार्शल हो या सियासी खानदान, यही सिलसिला जारी है। ताज ताहयात इस्तस्ना ताहयात। पाकिस्तान में इस्तस्ना हमेशा खानदान और क़यादत के लिए होता है। बस चूंकि किसी सिपा सलार को पहली बार मिला तो चीखें निकल रही हैं। तारीख गवाह है, ताकत और हुकूमत के असूल ताहयात इस्तस्ना पर ही कायम होते हैं। सर मुझे लग रहा है आप कन्विंस हो गए हैं। अब नहीं इस्तिस्ना पे बात करनी है आपने। मैं तो अब इनको जवाब बिल्कुल कोई नहीं दे सकता सर। ये अब इनको भी कहना है कि ये मौलाना साहब भी हयात जो है ना, ये आजाद चैनल के मालिक हैं और इनको आजादी हासिल है। क्या करें, ये क्या जवाब दे यार इनको। खुला ओपन बैठ के इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। वैसे कमाल की बात ये है कि इन्होंने सबको ही रगड़ दिया कि ये सब पॉलिटिशियन को रगड़ा है। वो कह रहे हैं कि तुम जेलस हो रहे हो क्योंकि पहली दफा हमारे सरबराह को उन्होंने दिया है। अलीमा खान ने उनको भी रगड़ दिया कि जी ये भी इस्तिस्ना लेके बैठी हुई है, चले जी। अनबिलीवेबल सर। और वो अपने भाई के जेल के बाहर बैठी होती हैं, ये उनको कह रहे हैं कि जी इस्तिस्ना लिया। पता नहीं कौन कौन आ गए यार। ये फौजियों ने जो जो कुछ बोया है ना, ये जब कटने का वक्त आएगा फिर आप देखिएगा कि क्या क्या होता है। ये तो अभी तो ऊपर ताज पे बैठे हैं ना ये। सर असद कैसर साहब ने कहा है कि 1973 के आइन को अमली शक्ल में बहाल करने के लिए हम तमाम स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। चले वो तो तैयार है, लेकिन ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है ना, और ये आपस में मिलना, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया, ये उन्होंने कह दिया, उन्होंने जवाब दे दिया कि हम तैयार हैं, ये सब टोटल ड्रामा है। देखिए दो बातें, एक ये कि आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान को नहीं आने देना वापस, और इमरान खान ने कोई उनके सामने झुकना नहीं है। इन दो में से कोई एक बात होगी तो आगे बात चलेगा, वरना सब टाइम वेस्ट है। इसमें कुछ नहीं होने वाला। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। ये नहीं होने वाला, ये होने वाला नहीं है। थैंक थैंक यू यू।